वहीं सूचना के बाद पुलिस भी वारदात की जगह पर पहुंच जाती है, जहां स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा होने के बाद पूरी घटना का राजनीतिकरण शुरू हो जाता है। पुलिस दोनों व्यापारियों को कड़ी सुरक्षा दे देती है। वहीं भारी मशक्कत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू कर देती। घटना का 1 महीना बीत गया था, लेकिन ना तो पुलिस को कोई सबूत मिला, ना कोई गवाह। जब असली हत्यारा नहीं मिला तो पुलिस ने व्यापारी विकास पाठक के नाम ही अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया और यह कहकर गिरफ्तार कर लिया कि थाने तक चलना है, कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन यह क्या, गाड़ी थाने की तरफ ना जाकर कहीं और ही चली गई। दरअसल व्यापारी विकास को इटावा पुलिस के तत्कालीन एसओजी प्रभारी सत्येंद्र यादव किसी गुप्त ठिकाने पर लेकर आए थे और 4 दिन तक टॉर्चर करते हुए 10 लाख रुपए की मांग की और कहा कि 10 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूं। बात यही खत्म नहीं हुई। उसी गुप्त ठिकाने पर बारी बारी से एसओ अंजन कुमार और सीओ रमेश चंद्र भी आए और उन्होंने भी 10-10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग करते हुए कहा कि तुम हम तीनों को 10-10 लाख की रिश्वत दे दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। जब व्यापारी विकास पाठक ने 30 लाख की रिश्वत देने से मना करते हुए कहा कि जब हमारा इस घटना से कोई लेना देना है ही नहीं तो भला आप हमें जेल कैसे भेज सकते हो, तो पुलिस ने विकास पाठक को झूठे मामले में हत्यारा बनाकर जेल भेज दिया। करीब 6 महीने बाद फर्जी तरीके से जेल भेजे गए विकास पाठक को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई और वो जेल से रिहा हो गए। रिहा होने के बाद उन्होंने विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी दफ्तरों के चक्कर लगाए और करीब 4 महीनों की भागम भाग के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के एसएसपी डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह को निष्पक्ष जांच कराने के आदेश जारी कर दिए। वहीं एसएसपी ने सीओ जसवंत नगर से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार अगर किसी इंसान से भरोसा उठ जाए तो दोबारा उस पर भरोसा करने में कोई 10 बार सोचता है। कुछ ऐसा ही कहना विकास पाठक का भी है। उनका कहना है कि जिस सीओ की कुर्सी से मुझे फंसाने की झूठी कहानी लिखी गई हो, सीओ की कुर्सी भला मुझे कैसे न्याय दिला सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या योगीराज के सोते सिस्टम में विकास पाठक को न्याय मिल पाता है या पीड़ित ऐसे ही अधिकारियों की चौखट पर भटकता रहेगा। स्पेशल डेस्क से निखिल वर्मा के साथ नवतेज टीवी की रिपोर्ट। हमारा नाम विकास पाठक, हम जसवंतनगर में पाठक बैटरी के नाम से दुकान है, काम करते हैं। जो लड़का मरा हुआ है 7 अगस्त 2020 को, वो हमारे यहाँ दैनिक कर्मचारी था, दिन में काम करता था। रात्रि में वो सीलू तोमर के महाकाल शक्ति नाम के शोरूम पे चौकीदारी का काम करता था, वहीं खाता था, वहीं सोता था और रात्रि में ही ये हत्या हुई है। सुबह जब हमें इसकी जानकारी हुई पड़ोस के 2 छोटे बच्चों के द्वारा, तो पहला फ़ोन हमने शोरूम मालिक को किया, दूसरा फ़ोन मृतक के गांव के लोगों को किया कि उसको बता दिया जाए कि हाँ लूट और हत्या जैसी घटना हुई है। तीसरा फ़ोन हमने पुलिस को 112 नंबर पर लगाया। जब हमारा नंबर नहीं लगा, बिजी जा रहा था 112 नंबर, तो पास में खड़े और भी लड़के थे, उनसे कहा तो फ़ोन लगा, बताया गया। मौके पे पुलिस आई और पुलिस के तुरंत बाद बसपा नेता और दलित समुदाय के कुछ लोग काफ़ी मात्रा में एकत्रित हुए और हंगामा काटने लगे, जिससे पुलिस ने हमें थोड़ी सी सुरक्षा दी और जब तक डेड बॉडी नहीं हटी तब तक हमें शोरूम में ही छुपा के रखा पुलिस की सुरक्षा में। फिर पुलिस हमें थाने ले गई और फिर हमें वहाँ से छोड़ दिया गया। 2 दिन बाद पुलिस ने हमें जब बुलाया तो क्राइम ब्रांच की टीम ने हमसे और हमारे परिवार से सघन पूछताछ की। पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच प्रभारी सत्येंद्र यादव का कहना था कि आपका इस केस में कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी जब जरूरत पड़ेगी तब आप पूछताछ के लिए आते रहेंगे। हमने ठीक है, आप जब भी बुलाएंगे हम सहयोग करेंगे। लगभग 1 महीने तक इस घटना का कोई खुलासा नहीं हुआ। उससे पहले जिस दिन ये घटना हुई है उसी दिन शोरूम मालिक सीलू तोमर ने अपने शोरूम पे लूट और हत्या की एप्लीकेशन ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसमें काफ़ी सामान चोरी होना, जिसमें बैटरी, इन्वर्टर, स्कूटी, CFL सामान चोरी होना और हत्या होना दर्शाया गया था, जिसे पुलिस ने कहीं कोई संज्ञान में नहीं लिया और 1 महीने तक पुलिस यूँ गुमराह करती रही। जब भी उससे पूछा गया कि खुलासा क्यों नहीं हो पा रहा, तो उनका कहना था कि 2 लोग हमने पकड़ लिए हैं, एक आदमी और रह गया है, वो तीनों आते ही खुलासा करते हैं।
और हम ठहरे ईमानदार आदमी व्यापारी, तो अपने इसी पे थे कि पुलिस जो करेगी वो सही करेगी। हमें ये आइडिया नहीं था कि पुलिस निर्दोष लोगों को ही रिश्वत न देने के आरोप में आरोपी बना देती है। फिर जब हमें क्राइम ब्रांच प्रभारी ने 8 सितंबर को पकड़ा है हमारे शोरूम के बाहर से, ये कह के कि चलो थाने चलते हैं, तो ये हमें थाने न ले जाके अपने गुप्त स्थान पर ले गए, जहाँ 3 दिन तक इनने रखा। चौथे दिन हमसे इनने बारी बारी, जिसमें सीओ रमेश चंद और थाना इंस्पेक्टर अंजन कुमार ने 10-10 लाख रुपए की मांग की कि अगर आप 10-10 लाख रुपए दें तो आपको इसमें से निकाल दें। चौथे दिन क्राइम ब्रांच प्रभारी ने एसएसपी आवास में बने क्राइम ब्रांच की ऑफिस में हमसे पुनः मांग की कि आप अगर 10-10 लाख रुपए तीनों अधिकारियों को दें तो इस केस से आपको निकाल देंगे, अन्यथा आपको जेल जाना पड़ेगा। तो हम अपने आप में भरोसेमंद ये थे कि जब हम इस घटना में सम्मिलित ही नहीं है, हमारा कोई रोल ही नहीं है, तो हम आरोपी कैसे हो सकते हैं। लेकिन उनने अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाकर लूट व हत्या के ध्यान में न रखते हुए मुझे ही आरोपी बनाकर 12 सितंबर को जेल भेज दिया। उसके बाद माननीय न्यायालय के आदेश पे बेल पे हम 20 फरवरी को जेल से बाहर आए। बाहर आने के बाद अपनी जहां भी कह सकते थे, जिसमें मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, और भी जहां कह सकते थे, गृह मंत्री, कानून मंत्री, मुख्य सचिव, मानवाधिकार आयोग, भ्रष्टाचार निवारण उन्मूलन कार्यालय, हमने हर जगह एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट की। लास्ट में अभी 24/6/2021 को मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश मिला है जांच का, जो इटावा एसएसपी साहब के लिए है। हम एसएसपी साहब से भी हमने मुलाकात की, तो उनने उस जांच को आगे बढ़ाते हुए सीओ जसवंत को दे दिया है। अभी हमारी सीओ जसवंत से मुलाकात नहीं हुई है, तो हमें तो न्याय की उम्मीद है। अब ये कौन करेगा, कैसे होगा, ये हमें आइडिया नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से आप सूबे के डीजीपी और मुख्यमंत्री तक क्या अपनी गुहार पहुंचाना चाहेंगे न्याय हेतु? मैं निर्दोष हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए और रिश्वतखोर पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है, आप जैसे बड़े व्यापारी को पुलिस ने रुपए के लालच में जेल भेज दिया, आज दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि पुलिस खुलासे करती, क्या लगता है खुलासे कैसे करती है? पुलिस अपने मनगढ़ंत तरीके से खुलासे कर देती है। पुलिस बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करती है। ये हमने अपने इस केस से एहसास किया है। मैं राजवीर सिंह पाठक जी के पड़ोस में ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। ये घटना जो हुई है उसमें पुलिस ने किसी तरह की जांच नहीं की है, जबकि इसमें जांच होनी चाहिए थी। जो माल चोरी हुआ है, स्कूटी इधर उधर मिली थी, बैटरा मिला था इधर उधर बाहर, और उसकी पूरी पुलिस को हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी उसकी, लेकिन पुलिस ने कोई भी जांच ना करके पाठक जी को डायरेक्ट मुलजिम बना दिया और जेल भेज दिया। ये गलत हुआ है, इसकी पूर्णतः सही से जांच होनी चाहिए। मैं सर्वेश पाठक एडवोकेट विकास पाठक का बड़ा भाई हूँ। जिस दिन 7 अगस्त 20 को घटना हुई है, मैं भी इटावा से आ गया था, तो इन्होंने ही पुलिस को सूचना दी, इन्होंने ही जिनके घटना हुई उसके मालिक को सूचना दी है, तोमर को। और उस वक्त कई गाड़ियाँ चोरी गई हुई थी, काफ़ी सामान तितर पड़ा हुआ था। पुलिस के भी कई अधिकारी थे, 100-200 आदमी भी था, सबको पता था यहाँ हत्या के साथ साथ लूटपाट हुई है, जिसको पुलिस ने टोटली छिपाया है। और पैसे के इच्छुक होने के नाते इनकी एफआईआर इनके नाम दर्ज करवाई उनके प्रेशर में। उसके बाद ये कहा तुम्हारा कोई दोष नहीं, इनको छोड़ भी दिया। और महीनों जब अपनी दुकान में बैठे, जब बुलाया तो जांच में भी गए, सहयोग किया, हम भी गए, लेकिन जानबूझ के पैसे चक्कर में इनको फंसा दिया। एक्चुअली शुरुआत इसकी पुलिस ने दिखाया, वादी ने दिखाया है कि इनका अपहरण किया गया घर से। जब पुलिस ने दिखाया कि अपहरण इनका हुआ ही नहीं, माने भी कहा है, जो वादी की गवाही है कि ये इनका अपहरण नहीं हुआ, जो दुकान पे थे। ये एक्चुअली जहाँ घटना हुई है, ये विकास पाठक की दुकान नहीं है, सीलू तोमर की दुकान है। वहीं वो सोता था, खाता था